नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग जो है यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ रहे थे और एनसीईआरटी में जो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए थे, ये था आपका विषय इतिहास, हिस्ट्री हम लोग देख रहे थे। और इस क्रम में हम लोग यहाँ पे जो है क्लास 6 का हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं और इसमें हम लोग अध्याय 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे, अध्याय 2 आरंभिक मानव की खोज में, भोजन संग्रह से उत्पादन तक, आरंभिक नगर क्या बताती है हमें, किताबें और कब्रें, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, नए प्रश्न नए विचार, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो ये हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो जैसे हम लोग कवर कर रहे हैं वैसे ही कवर करेंगे। देखिए, अब सारे यूनिट में जो है आपको, यदि मैं बात करूं तो सारा लाइन यहाँ पे इंफॉर्मेटिव नहीं होगा, आपके लिए उपयोगी नहीं होगा। चूँकि ये क्लास 6 का बुक है, तो जहाँ भी यदि कोई शब्द समझने वाला होगा या कोई भी तथ्य होगा या कोई कंसेप्ट होगा तो मैं उसको डिस्कस करूँगा। यदि मान लीजिए फैक्चुअल सिंपल सी कहानी है जहाँ समझाने वाली कोई बात नहीं है, तो वहाँ हम बिल्कुल जो है हॉरिजॉन्टल स्टडी करेंगे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो लोग जो है ये सारे वीडियो जाके पहले देख लेंगे। एक सीक्वेंस में यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। कोई काम आप यदि सीक्वेंस में करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। तो प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, ठीक है, इस जो है चैनल पे जाएंगे प्ले लिस्ट में, वहाँ पे आपका एनसीईआरटी हिस्ट्री का प्ले लिस्ट देखेगा और उसी में जो है जाके आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं। वैसे मैं लिंक इसका प्रोवाइड कर दूंगा। इसके साथ पैरेलल में आपको करंट अफेयर के लिए यहाँ पे प्रतियोगिता दर्पण को कवर किया जा रहा है काफ़ी डेप्थ में और बिल्कुल अलग तरीके से। यानी मैं बात करूं तो यहाँ पे हम लोग ये दोनों लेक्चर 360 डिग्री अप्रोच से इसको हम लोग देख रहे हैं। उद्देश्य ये है कि हम किसी भी एग्ज़ाम में बैठे, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या कोई भी अदर वनडे एग्ज़ाम हो, रेलवे आप लिख रहे हो, एसएससी लिख रहे हो, और इन सभी में चाहे वो एग्ज़ाम प्री का हो या एग्ज़ाम मेंस का हो, ठीक है। मेंस में यदि जीएस का पेपर हो या आपको एसे राइटिंग का पेपर हो या इंटरव्यू हो, सारे जगह हम लोग इन तथ्यों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस लेक्चर को पढ़ रहे हैं कि कौन से फैक्ट किसके लिए उपयोगी है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जहां भी उपयोगी तथ्य दिखेंगे, ठीक है, आप लेक्चर नंबर फर्स्ट जाके देख सकते हैं कि आखिर एनसीईआरटी क्यों जो है आज सारे एग्जाम में इम्पोर्टेंस रखता है। यदि आप कभी भी स्टडी की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, तो एनसीईआरटी से बेस्ट आपके लिए कुछ हो नहीं सकता है। आपका पूरा बेसिक जो है, यदि बेसिक बोला जाता है तो बेसिक की मीनिंग क्या होती है कि आपका जो है कंसेप्ट क्लियरिटी हो, ठीक है। जब भी आप पढ़ने जाएंगे, हायर स्टडी करने जाएंगे या उसके बारे में कोई रिसर्च करने जाएंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। वीडियो में यदि कोई नॉइज़ जा रहा होगा तो उसे इग्नोर करेंगे, ठीक है। एडिटेड वीडियो होता नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो को जाके आप सारे लोग देख लेंगे। साथ साथ इसके अलावा इस चैनल पे आप सभी के लिए जो है मैं बताया प्रतियोगिता दर्पण, वो भी प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे। काफ़ी डेप्थ में एनालिसिस किया गया है और एक आपको जहाँ भी इसमें ज़रूरत होता है तो हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखने को देते हैं। तो आपका साथ साथ जो है यहाँ पे प्री के साथ साथ मेंस का भी तैयारी होते जाएगा। जो लोग भी कोई स्टेट पीसीएस या यूपी पीसीएस लिखने वाले हैं या कोई भी यूपीएससी लिखने वाले हैं तो उनके लिए काफ़ी ये उपयोगी रहने वाला है। तो आपको वहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी दिया जाता है जो टॉपिक से रिलेटेड होता है, तो वो लेक्चर जाके आप ज़रूर देखेंगे। इसके अलावा कुछ लेक्चर यहाँ पे और है फिजिक्स से रिलेटेड, ठीक है, और मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो प्लेलिस्ट इसका भी यहाँ पे बना हुआ है, जाके आप देख लेंगे। इसके अलावा एक रीजनिंग का यहाँ पे अभी बात करें तो केवल 4 घंटों में जो है एक रिवीजन जो है कराया गया था। अभी लाइव जो रिवीजन कराया गया था कुछ दिन पहले, तो ये वीडियो भी आपको यहाँ पे डला हुआ है, तो उसे भी आप जाके देख सकते हैं और रिवीजन पर्पज़ से ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप देखेंगे जाके उसे। चलिए, तो आज हमको देखना है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो लोग जो है इस लिंक को जो है, इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे, जो भी पढ़ने वाले लोग हैं उन तक पहुंचाएंगे ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट उठा सकें।
ठीक है, समाज में एक सभी व्यक्ति का दायित्व कर्तव्य होता है। तो समाज को आगे बढ़ाने में हम सभी का योगदान है, और आज तक समाज जो हमारा जिस स्थिति में है, काफ़ी लोग का योगदान रहा है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी समाज के लिए कुछ करें। देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपका कर्तव्य क्या है? आप भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोगों को हेल्प कर सकते हैं और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो लेक्चर को जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, साथ साथ सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर कर लें। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं अध्याय 10 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, आखिर इस यूनिट में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ताकि जब भी हम टॉपिक पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आप आएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे है। ठीक है, तो देख ले हम लोग। ठीक है, सबसे पहले इसका क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं अपने यूनिट पे। चले देखते हैं। देखिए, यहाँ पे एक आपको दिया है इमेजिनेशन, मैं बताया था, ऐसे आइंस्टाइन का स्टेटमेंट है कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। तो हमेशा आप कल्पना करें, कल्पना करने से जो है आपका बौद्धिक विकास होता है। देखें, आपको जो है देखने का नज़रिया जो है बदल जाता है, चीज़ों को समझने का जो है आपका तरीका बदल जाता है। तुम्हारे पास कोई पांडुलिपि है। अब देखिए, पांडुलिपि क्या होता है आप सभी को पता ही होगा, पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसे एक चीनी तीर्थयात्री अपने साथ ले जाना चाहता है। उसके साथ अपनी बातचीत का वर्णन करो। ठीक है, कोई पांडुलिपि यहाँ का ले जाना चाहता है तो आप क्या उससे बातचीत करेंगे। ठीक है, ये जो है कुछ है आपका जोड़े बनाने का यहाँ पे दिया है। ठीक है, पेयर बनाना है। आगे देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट दिया है आपको, ध्यान देंगे तो जो राजा है सिल्क रूट का, यहाँ पे सिल्क रूट है, सॉरी सिल्क रूट। ठीक है, सिल्क रूट की बात की जा रही है। राजा सिल्क रूट का अपना नियंत्रण क्यों कायम करना चाहते थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग करेंगे और इस यूनिट पढ़ने के बाद आपको इसका आंसर पता रहेगा कि आखिर ये सिल्क रूट होता क्या था और सिल्क रूट पे जो है नियंत्रण स्थापित करना क्यों चाहते थे राजा लोग। नेक्स्ट है व्यापार, व्यापारी रास्ते के बारे में जानने के लिए इतिहासकार किन किन साक्ष्यों का उपयोग करते हैं। ये भी आप लिखेंगे कि व्यापार और व्यापारिक रास्ते के बारे में इतिहास आखिर इतिहासकार कैसे जाने थे। भक्ति की प्रमुख विशेषता क्या थी, ये भी आपको बताना है। तो तीनों क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, आंसर राइटिंग करेंगे इसका। नेक्स्ट देखिए, चीनी तीर्थयात्री भारत क्यों आए थे, कारण बताओ। तो ये भी आप लिखेंगे कि आखिर वो क्यों आए थे। साधारण लोगों का भक्ति के प्रति आकर्षित होने का कौन सा कारण होता है। आखिर साधारण लोग जो है भक्ति की ओर क्यों जाते हैं, क्या जो है इसका कारण होता है। तो ये सब जो है हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो बिल्कुल सामान्य सा सिंपल सा चैप्टर है, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। देखिए, बाजार में घूमती जगिनी, जगिनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, शुष्क रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौनों उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पे आते थे और रात को अपना सामान समेटकर वापस चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे और वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहाँ ये बनाए जाते थे, फिर उन्हें मेलों में बेचते थे। अब जो है इसके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि आखिर ये व्यापारी क्या होते हैं, ये आखिर व्यापार से इनको क्या फ़ायदा होता है, बाजार क्या होता है। ठीक है, तो इस सब क्वेश्चन का आंसर आपको अभी मिलेगा। आखिर व्यापारी एक जगह से दूसरे जगह तक क्यों जाते थे, सर आपको आंसर यहाँ पे इस चैप्टर में मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यापार, व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय 9 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा था, हम लोग पढ़े थे। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पे ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। अब देखिए, ये पॉलिश किए हुए बर्तन जो है
मान लीजिए कोई बर्तन था जो पिछले यूनिट में हम लोग एक इमेज भी देखे थे, तो इस पे कुछ डिजाइनिंग वगैरह भी किया था। ये बर्तन जगह जगह से मिले हैं, तो आखिर ये बर्तन जो है हर एक प्लेस से, हर एक जगह से कैसे मिले हैं? तो आपके दिमाग में आंसर इसका होगा कि इसे पहुंचाने वाले कोई ना कोई व्यक्ति रहे होंगे। मान लीजिए इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है, मान लीजिए जम्मू कश्मीर में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये आपको कर्नाटक में भी, ये आपको बिहार में भी, आपको उत्तर प्रदेश में, हर एक जगह जो है एक चीज़ कैसे पहुंच जाता है? वजह ये है कि इसे कौन पहुंचाता है? व्यापारी लोग पहुंचाते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस उपमहाद्वीप में जो है ये पूरा स्थल से अनेक जो है सामग्रियाँ प्राप्त हुई है, तो ये बर्तन आखिर कैसे पहुँचे होंगे? जवाब आपको मिल गया होगा। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें लेकर अलग अलग जगहों पे बेचते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपको दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पे काली मिर्च तथा कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। आज भी आपको पता है मसाले के लिए जो है प्रसिद्ध है, काली मिर्च और कीमती पत्थर यहाँ पे मिलता है दक्षिण भारत में। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। काला सोना, काली मिर्च को कौन कहते थे? रोमनवासी कहते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सिक्के के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार था। अब देखिए यहाँ से जो है आपको काली मिर्च जाती थी, ठीक है, और वहाँ से सिक्के आते थे, तो वहाँ के सिक्के यहाँ पे मिले हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि जो है रोमन से जो है प्राचीन काल में व्यापार रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या तुम बता सकती हो कि ये सिक्के भारत कैसे और क्यों पहुंचे होंगे? तो आपको उत्तर मिल गया होगा अभी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक व्यापारी से जुड़ी एक कविता है, देखते हैं इसको। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में मिलते हैं। नीचे लिखी कविता में जो है पूर्वी समुद्र तट पे स्थित पुहार पतन पे लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। अब ये जो बंदरगाह है ये पूर्वी समुद्र तट का है, तो इसका एक यहाँ पे वर्णन किया गया है। समुद्री जहाज़ों पे लाए गए तेज तरार घोड़े, गाड़ियों पे काली मिर्च की गठरिया, ये कविता है। हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार से बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। तो आप देख सकते हैं इन चीज़ों का जो है आयात होता था, निर्यात होता था। उन चीज़ों का, कुछ चीज़ों का आयात होता था, कुछ का निर्यात होता था। तो ये सब जैसे बताया जा रहा है कि समुद्री जहाज़ से जो है तेज तरार घोड़े लाए जाते थे, ठीक है, गाड़ियों से जो है काली मिर्च की गठरियाँ आती थी, हिमालय से जो है रत्न और सोना आया करता था, चंदन की लकड़ियाँ दक्षिण की पहाड़ियों से। इसके अलावा देखेंगे तो दक्षिणी सागर के मोती, पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा से कावेरी तक जो है फसलें, ये सब का आदान प्रदान हुआ करता था। कविता में उल्लिखित चीज़ों का एक सूची बनाओ। क्या तुम बता सकते हो कि इन चीज़ों का उपयोग किस लिए किया जाता होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, व्यापारी ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरा कर लेते थे। सिंपल सी स्टोरी ये है कि जो व्यापारी लोग होते थे उस समुद्री रास्ता भी कई खोजे थे, उस रास्ते से जो है यात्रा करते थे, और इसमें से जो है कुछ समुद्र के किनारे से चलते थे और कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में देखेंगे तो वहाँ उनका मूवमेंट होता था। नाविक लोग जो है मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाते थे। आपको पता है कि जो जल पोत आपका होता है, जो नाव होता है, ठीक है, तो नाव पे जो है आपको एक कपड़ा लगा दिया जाता था, ठीक है, और जब भी हवा बढ़ता है, मान लीजिए ईस्ट से आपको वेस्ट जो है हवा बह रहा है, हवा का फ्लो का डायरेक्शन है, हमको ईस्ट से वेस्ट आना है, हमको पता है कि इस टाइम हवा बहता है ईस्ट से वेस्ट, तो यहाँ पे अपना नाव रखेंगे और हम पहुँच जाएंगे इजीली वेस्ट में। तो इसका वो लोग क्या करते थे, फ़ायदा उठाते थे और मानसूनी हवाओं का उनको जानकारी था।
और वे अफ्रीका या अरब के जो है पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पे पहुंचना चाहते थे। तो अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से ये पश्चिमी तट पे पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का भी निर्माण किया जाता था। अब देखिए मानसून क्या होता है, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या होता है, तो ये सब हम लोग ज्योग्राफी में जो है इसको डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए जान जाए, जैसे मैं आपको बताया कि जो हवा चलता था तो उसी के माध्यम से जो है एक जगह से दूसरे जगह तक जाते थे, उसका फ़ायदा उठा के। समुद्र तट से लगे राज्य के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाके में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। ध्यान देंगे, तो ये बात की जा रही है कहाँ की, दक्षिणी भाग की, तो यहाँ पे कावेरी का इलाका जो है वो काफ़ी उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाके के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मुयंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखिया के लिए किया गया था। ये थे चोल, चेर और पांडे। यानी चोल, चेर, पांडे के बारे में बताया जा रहा है, जो करीब जो है 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। तो इनके बारे में हम लोग जब दक्षिण भारत का इतिहास देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्सा में और दूसरा अंदरूनी हिस्सा में होता था, जिससे इनका तट पे जो कमांड बना रखे और अंदरूनी हिस्सा में भी कमांड बना रहे। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन जो है पुहार था या कावेरी पट्टिनम, और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, यहाँ से जो है व्यवसाय होता था, बिजनेस यहाँ से होता था। ये ये जो है मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिकों अभियानों पे भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों और कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी है, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। अब देखिए, राजा के जो पहले संरक्षण में रहते थे तो राजा उनको कुछ उपहार देते थे। ऐसे राजा के लिए उनके जो है विचार काफ़ी उत्तम होते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके लगभग 200 वर्ष के बाद पश्चिमी भारत के शतवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ा और शतवाहनों का जो है सबसे प्रमुख राजा था गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। ये शतवाहन राजा जो होते थे ये अपनी माता का नाम अपने नाम से पहले लगाते थे। ठीक है, तो इनका दिखेगा आपको गौतमीपुत्र जो है श्री सातकर्णी, ये सबसे उसका प्रमुख राजा थे। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी शतवाहन शासक दक्षिणापंथ के स्वामी कहे जाते थे। ये उनको उपाधि दिया कि दक्षिणापंथ के स्वामी कौन है, शतवाहन के शासक होते थे। दक्षिणापंथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाली रास्ता होता है। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पे अपनी सेनाएं भेजी। तो ये उस समय का अभियान था इन लोगों का। तो ये बेसिक छोटी छोटी सी कहानी है, बाकी हम आपको बताए हैं कि डिटेल में हम इसको बताएंगे। साउथ भारत का जो है, दक्षिण भारत का हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो यहाँ पे इनके बारे में डिटेल में देखेंगे कौन कौन राजा हुए। ठीक है, सातवाहन में इसके संस्थापक कौन थे, इन राजाओं के काम क्या रहे हैं, ये सब हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना सा आप ध्यान रखें कि सातवाहन नाम जो है राजवंश जो है ये जो है काफ़ी प्रभावशाली वहाँ पे था। ठीक है, और गौतमी जो है ये एक अभिलेख लिखवाती है, उसी अभिलेख से हमें पता चलता है। इनको दक्षिणापंथ का स्वामी भी कहा जाता था। ठीक है, ये सब बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, देखिए, श्री सातकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहते थे।
आखिर तटों पे जो है सेनाओं क्यों भेजते थे? तटों पर नियंत्रण क्यों पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर नियंत्रण क्यों रखना चाहते थे? आप अपना उत्तर करेंगे। आगे देखते हैं रेशम मार्ग की कहानी। ठीक है, हम लोग मैप जो है एक देखे थे कल, तो आप जो है इसको याद करेंगे। देखिए रेशम मार्ग क्या है? कीमती चमकीले रंग और यदि बात करें हम लोग तो चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। देखिए रेशमी जो कपड़े हैं आपको, तो रेशमी कपड़े कैसे दिखते हैं आपको, तो आप सभी को पता ही है। तो रेशमी कपड़े जो दिखते हैं ये आपको चिकने, मुलायम और ये काफ़ी चमकीले दिखते हैं। तो चमकीले होने की वजह से जो है ये समाज में जो है काफ़ी बहुमूल्य माने जाते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया था, एक जटिल प्रक्रिया है भी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद सब कुछ थोड़ा आसान हो गया है। रेशम के कीड़ों से जो है कच्चा रेशम निकाल के सूत कताई होती थी और फिर उससे कपड़ा बुना जाता था। आगे देखते हैं। तो हम लोग रेशम के बारे में देख रहे हैं। देखिए ध्यान देंगे तो रेशम बनाने का जो है तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7,000 साल पहले हुआ था। रेशम बनाने का जो ये टेक्निक है कहाँ हुआ था? चीन में, याद रखेंगे इसको। इस टेक्निक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन से पैदल, घोड़े या ऊँटों पे कुछ लोग दूर दूर की जगहों पे जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ये रेशम बनाने की टेक्निक जो है चीनवासी को पता था और वे टेक्निक जो है दूसरे को बताना नहीं चाहते थे, बहुत हजारों साल तक इसके छिपा के रखें। और वहाँ से जो है रेशमी कपड़ा जगह जगह पे वो व्यापारी लोग लेके आया करते थे और जिस रास्ते का उपयोग करते थे उसी रास्ते को हम लोग रेशम मार्ग कहते हैं। प्राचीन भारत इतिहास में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण था ये रेशम मार्ग। कभी कभी चीन के शासक ईरान, पश्चिमी एशिया के शासकों से उपहार के तौर पे रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तान के रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। तो जैसे आज आपको पता है कि आज टोल टैक्स वगैरह, चाहे आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंटर करते हैं तो आपको पैसा देना पड़ता है, तो वैसे ही उस समय तो ऐसी कोई सिस्टम नहीं थी, बट जो भी व्यापारी रास्ते से जाते थे तो आसपास रहने वाले लोग उनसे कुछ टैक्स मांगा करते थे, कुछ उनसे यात्रा शुल्क मांगा करते थे। मानचित्र 6 में पृष्ठ जो है 84-85 पे देखें, इसमें सिल्क रूट और उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। ठीक है, हम लोग कल देखे थे कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पे अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इन रास्तों पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें क्या मिल सके, शुल्क और तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। जो भी यात्रा करेंगे उनसे ये टैक्स लेंगे। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य में गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे। देखें कुछ आपको यहाँ पे मार्ग दिखेंगे। ठीक है, ये देखेंगे जो रेड डॉटेड यहाँ पे लाइन है, रेड लाइन है, ये मार्ग जो है चीन के शासकों के नियंत्रण में था। ये जो ग्रीन वाला लाइन है कुषाण के नियंत्रण में था, जिसका हम अध्याय 10 में अध्ययन करेंगे अभी। ये महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग थे। ये आपको जो ये मार्ग जो है ईरान और फारस के नियंत्रण में था और रोमन का नियंत्रण ये आपको, तो एक कलर दिखाया गया है। तो देखें यहाँ पे, तो आप ध्यान देंगे, इस इमेज में आप ध्यान देंगे तो देखिए आप यहाँ पे रोमन के जो नियंत्रण में था वो ये रास्ता था, देख रहे हैं आप, ये इमेज में आपको दिख रहा है।
ठीक है, ये पिंक कलर का दिख रहा है, तो ये सब रोमन के जो है नियंत्रण में था। ठीक है, ये व्यापारिक मार्ग था। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये रोमन का नियंत्रण वाला है। ठीक है, ये सब आपको स्पष्ट इसमें दिख पा रहा होगा। ठीक है, तो ये इनके नियंत्रण में था। नियंत्रण से क्या लाभ था हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, तो इस मैप को थोड़ा सा जो है आप ध्यान में रखेंगे तो फिर आपको जो है समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग लौटते हैं। देखिए, तो बेसिक कहानी ये थी कि व्यापारिक मार्ग पे कब्जा करना क्यों चाहते थे। तो राजा लोग को क्या मिलेगा, यहाँ से शुल्क टैक्स मिलेगा, कुछ तोहफा मिलेगा, और इसके बदले राजा लोग क्या करते थे, तो इन व्यापारियों को बताते थे कि आपको जो है गुजरते वक्त कोई लुटेरे और कोई भी जो उनका माल वगैरह लूट लेते होंगे वो उनसे सुरक्षित करेंगे उनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सिल्क रूट काफ़ी ही आपको प्रसिद्ध जो है तथ्य है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। सिल्क रूट पे नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो है कुषाण थे। ठीक है, कुषाणों का नियंत्रण सबसे ज़्यादा था। कुषाणों का शासन जो है, प्रशासन, आपको पता है कि भारत के जो है पश्चिमोत्तर भाग में इनका जो है मैक्सिमम प्रसार था, तो यही लोग का नियंत्रण सबसे अधिक था इस पे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पे इनका शासन था। किसका देखेंगे तो कुषाण लोगों का पश्चिमोत्तर भारत और मध्य एशिया में इनका था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे कुषाणों के। तक्षशिला भी इनके राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने तक पतन तक जाती थी। तो मध्य एशिया से लेके और सिंधु नदी तक आती थी एक रास्ता। फिर यहाँ के जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की और रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। अब देखिए, रोमन साम्राज्य तक यदि रेशम को पहुँचाना है तो आपको ये रूट से जाना होगा। ठीक है, देखिए, मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने तक जो है आपको पतनों तक जाता था, और यहाँ जहाज़ों द्वारा जो है रेशम पश्चिम की ओर यानी रोमन आपको पहुँचाना है तो इसी रास्ते से होकर जाता था। और इस रास्ते पे किसका अधिकार है, कुषाणों का। तो आप सोच सकते हैं, ठीक है, कि कुषाण कितने इस समय जो है मजबूत रहे होंगे। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में भी कुषाण थे। तो देखिए, सोने के सिक्के जो है जारी करने में भी कुषाण थे, और मैक्सिमम जो है सोने का सिक्का जो है आपको आया था गुप्त वंश के जो है समय में, लेकिन सोने के सिक्के जारी करने में इन्हीं का शुरुआत माना जाता है। सिल्क रूट पे यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। अब देखिए, सिल्क रूट पे गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन होता होगा, आपसे क्वेश्चन है। चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था। मानचित्र 6 में इसे ढूंढे। समुद्र के रास्ते रेशम भेजने में क्या सुविधा और क्या समस्या आती होंगी, ये आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन है, इसको करेंगे। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन तो एक ही है ये, इसको एक ही में करके आप लिख सकते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि सिल्क रूट पे गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन होगा, क्यों होता होगा। दूसरा है, चीन के समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था। अभी हम लोग मैप में देखें। ठीक है, चलिए हम लोग पुनः उसको देख लेते हैं। समुद्र के रास्ते रेशम भेजने में क्या सुविधा है और क्या समस्या आती होगी। जब भी आप समुद्र से रेशम भेजेंगे तो क्या क्या सुविधा आएगी और क्या समानता होगा। ठीक है, हम देखते हैं। चलिए, तो ये व्यापारिक मार्ग आपको दिख रहा होगा। चलिए, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे, तो ये जो आपका यहाँ पे ब्लू कलर से दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर है आपका, ध्यान देंगे, तो ये जो है समुद्र है आपका, ये सब समुद्र है। ठीक है, और यहीं पे आपको आप ध्यान देंगे तो ये सब क्या है, ये मार्ग है। ठीक है, ये आपको मार्ग दिख रहा है। आप देख सकते हैं इस इमेज में कि ये अपना जो है इंडिया वाला रीजन हो गया। ठीक है, ये देखिए, ये सिंधु नदी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे बंगाल की खाड़ी आपको दिख रही है राइट साइड में। ठीक है, इसके बाद ध्यान देंगे तो यहाँ से देखिए एक जो है मार्ग जा रहा है, कल हम लोग इस पर चर्चा किए थे। ये मार्ग जा रहा है, देखिए। ठीक है, ये मार्ग यहाँ से होते हुए देखेंगे तो यहाँ तक ये पहुँच रहा है। ठीक है, ये पाटलिपुत्र से भी एक मार्ग यहाँ से निकल रहा था। ठीक है, प्रीवियस मैप में हम लोग देखते हैं, देखें यहाँ पे ध्यान से।
आप जो है रेशम मार्ग का जो है मैप जैसे सर्च करेंगे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इस मैप में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये रोमन साम्राज्य वाला हो गया। ठीक है, तो ये रोमन साम्राज्य हो गया, ये देखिए यहाँ पे फारस हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे समुद्र हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे, चलिए अब आपको थोड़ा दिख रहा होगा इमेज। ठीक है, तो ये व्यापारिक मार्ग आपको दिखाया गया था कि रोमन शासकों का व्यापारिक मार्ग अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देख रहे थे। ठीक है, इसके अलावा जो है कुषाणों का नियंत्रण जो था, इसमें जो भी ग्रीन वाला जो आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए ग्रीन आपको दिखेगा, ग्रीन आपको लाइन दिखेगा, ये ग्रीन लाइन दिख रहा है। ठीक है, ग्रीन लाइन दिख रहा है, तो कुषाणों का इस पर नियंत्रण था, और कुषाणों का नियंत्रण होगा तो इनसे ही होकर इन लोग को गुजरना है। ठीक है, तो टैक्स वगैरह भी लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए हम लोग सीधे अपने फिर अध्याय में लौटते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन आप करेंगे, आप सोचेंगे, आप जितना भी लिख पाते हैं उतना लिखेंगे और इसको जो है टेलीग्राम ग्रुप में सबमिट करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पिछले यूनिट में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के बारे में ऑलरेडी हम लोग देख लिए हैं। अब बौद्ध धर्म का थोड़ा हम लोग प्रसार देखते हैं कि आखिर बौद्ध धर्म जो है इसका प्रसार कहाँ कहाँ रहा। देखें, कुषाणों का जो है सबसे अधिक राजा जो है, प्रसिद्ध राजा कौन था? कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध शासक था, राजा था कनिष्क, और उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध जो है परिषद का गठन भी किया था, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पे विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष जो थे, कनिष्क के दरबार में ही रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। तो ध्यान देंगे, ये कुषाण जो है ये बौद्ध का जो है संरक्षक था, और ये कुषाण जो है, कनिष्क जो है, कुषाण में कनिष्क जो है बौद्ध का संरक्षक था। थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्बेंस है, तो नॉइज वगैरह जाएगा तो उसे आप इग्नोर करेंगे। ठीक है, 1 मिनट। ओके, गले में थोड़ा सा हल्का माइनर प्रॉब्लम हो गया है। चलिए, तो ध्यान देंगे, यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रसार के बारे में बात की जा रही है, ध्यान देंगे। तो मैं बता रहा था कि कुषाणों का जो प्रसिद्ध राजा था कनिष्क, वो क्या था? इसका संरक्षक था, और उसके ही समय में एक विद्वान जो है अश्वघोष कवि जो थे, उसके दरबार में रहा करते थे। और आप देखेंगे तो बौद्ध का जो है चौथा जो है बौद्ध सम्मेलन जो है, ये कुषाण के दरबार में ही आयोजित किया गया था, कुषाण के समय ही किया गया था। यही सब आपको कहानी लिख रहा है। अश्वघोष तथा जो अन्य विद्वानों ने अब संस्कृत में भी लिखना शुरू कर दिया था। आगे चलिए देखते हैं। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ था। बौद्ध धर्म आपको पता होना चाहिए कि 2 भागों में बटा था, हीनयान और महायान। तो महायान वाले जो है बौद्ध को महामानव के रूप में, और हीनयान वाले जो है भगवान के रूप में जो है देखते हैं। बाकी हम लोग बौद्ध के बारे में डिटेल देखेंगे। तो बौद्ध धर्म का एक जो नई धारा जो है, नई शाखा बोले तो महायान का विकास हुआ था इसी समय, कुषाण के टाइम पीरियड में। इसकी 2 मुख्य विशेषताएं थी। पहला कि मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पे उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। अब बुद्ध का जो है प्रतिमा बनाया जाने लगा था, और ध्यान देंगे तो इसमें अधिकांश मथुरा में तथा कुछ तक्षशिला में बनाया जाता था। ठीक है, तो बुद्ध का जो है प्रतिमा भी बनना शुरू हो गया था, यानी अब भगवान के रूप में बुद्ध को देखा जाने लगा था। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद यदि कोई जो है एकांत में वास करके और ध्यान साधना करता है तो उसे हम बोधिसत्व बोलते थे। लेकिन ऐसे करने के बजाय
वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान तक फैल गई। तो आप देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे मध्य एशिया, चीन, कोरिया और जापान तक फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में भी हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों जो है गुफाएं खोदी गई। सांची के स्तूप का एक ये मूर्ति चित्र है। यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे खाली आसन को देखो। मूर्तिकार ने यह बताने के लिए कि खुदाई करके यह मूर्ति जो बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए हुआ था। ध्यान देंगे इस इमेज पे आपको, तो ध्यान दें, यहाँ पे जो है आपको दिखाया गया है, ये जो है आपका, ये एक आपका पेड़ दिखाया गया है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे मान लीजिए कि बुद्ध को जो है इस एरिया में, ध्यान देंगे तो यहाँ इस रीजन की बात की जा रही है, यहाँ पे जो है बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, मूर्तिकार ये बताना चाहता है। आप देख सकते हैं कि चित्रकला की उस समय क्या स्थिति रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया गया है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बुद्ध का जो है मूर्ति बनना शुरू हो गया था इस टाइम पीरियड में। बौद्ध धर्म का प्रसार भी जो है काफ़ी बढ़ गया था। देखिए, बाएं मथुरा में एक बनी बुद्ध की एक प्रतिमा है और दाएं में देखेंगे तक्षशिला में एक बुद्ध की प्रतिमा है। इन चित्रों को देखकर बताओ कि इनमें से क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या भिन्नताएं हैं। देखिए, दो चित्र आपको दिखाए गए हैं यहाँ पे, ठीक है, दो चित्र दिखाया गया है। ये जो बाएं में आपको चित्र दिख रहा है, ये जो है आपको, ये मथुरा में बना है और दाहिने में यदि ध्यान देंगे तो ये जो बना हुआ है ये तक्षशिला में बना हुआ है, ठीक है, ये तक्षशिला में बना हुआ है। तो आप इनमें अंतर स्पष्ट देख सकते हैं। आप देखें और बताएं, लिखें इसको क्या क्या अंतर है। आप यदि अच्छे ऑब्जर्वर हैं तो आप देख पा रहे होंगे। देखिए, पहला ही अंतर आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ये जो है बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है, खड़े हुए दिख रहे हैं आपको। तो बुद्ध की जो मूर्ति जो है, कुछ कुछ शयन इनकी मूर्ति भी बनी, कुछ सोए हुए में इनका मूर्ति बनाया गया है। तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट रीजन का अपना कुछ विशेषता होता है, ठीक है। तो इसमें आप अंतर देखेंगे और इसको जो है लिखने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखें, तो इनमें से कुछ गुफा राजा और रानियों के आदेश पे बनाए जाते थे, कुछ व्यापारी और कृषकों द्वारा। पिछले यूनिट में भी हम लोग देखे थे। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाह इन्हें जोड़ने वाले सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरते थे। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम किया करते थे। तो ये कहानी है, आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म जो है दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशियाई के अन्य भागों में भी फैला था। तो आप बौद्ध धर्म का प्रसार देख सकते हैं, ठीक है। चीन देख रहे हैं आप, श्रीलंका देख रहे हैं, म्यांमार देख रहे हैं, थाईलैंड, इंडोनेशिया, यहाँ तक जो है इसका प्रसार हुआ था। तो बौद्ध धर्म का प्रसार आखिर इतने सारे रीजन में क्यों हुआ था, ठीक है, इसका जो है कारण आप सभी को पता होगा। नहीं है तो इसको उत्तर को जरूर लिखेंगे आप, ठीक है, कि बौद्ध धर्म का प्रसार का जो है फैलाव का, बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म का प्रसार जो है क्यों हुआ। देखिए, धर्म तो बहुत सारा आया, जैन धर्म भी आया, ठीक है, इसके पैरेलल में लगभग और बहुत सारी धर्म है, लेकिन बौद्ध धर्म का उस समय इतना प्रसार क्यों हुआ, इसका आप कारण लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमारी निगाहें जो है बिल्कुल खोजी निगाहें होनी चाहिए। हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, बहुयामी सोच होना चाहिए। आप जब भी देख रहे हैं किसी भी टॉपिक को तो देखिए यहाँ से क्या क्या प्रश्न जो है बनाए जा सकते हैं, और मैं यहाँ पे आपको इंडिकेट कर देता हूँ, तो आप उस प्रश्न को लिखें, बाकी लेक्चर को सुने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। देखिए, पृष्ठ संख्या 100 में एक बार फिर पढ़ो। क्या तुम बता सकते हो कि बौद्ध धर्म इन इलाके में कैसे फैला होगा? तो ये बताएंगे आप, ठीक है। चलिए,
एक कार्ले का गुफा है महाराष्ट्र में, देखेंगे ये आपको कार्ले का गुफा यहाँ पे दिख रहा है महाराष्ट्र में, ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले तीर्थयात्री कौन हुआ करते थे? देखिए, व्यापारी काफिले में तथा जहाज़ों पे दूर दूर जाया करते थे। व्यापारी कैसे जाते थे? नहीं तो काफिले में, नहीं तो जहाज़ों पे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पे निकल पड़ते थे, ठीक है। तीर्थयात्री आज भी होते हैं, तो देखते हैं। देखिए, तीर्थयात्री तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। आज भी लोग तीर्थ यात्रा करते हैं। हिंदू धर्म में देखेंगे आपको तो लोग जो है जगह जगह, आपको उत्तराखंड में बहुत सारे यहाँ पे स्थान हैं जहाँ लोग जाया करते हैं, ठीक है। उसके अलावा मुस्लिम्स की बात करेंगे तो ये लोग भी मक्का मदीना की बात करते हैं। तो ये तीर्थ यात्रा होता है। प्रार्थना के लिए क्या करते हैं लोग, जो है अपने धर्म में जो भी पवित्र स्थल है वहाँ पे जाया करते हैं। इसे ही हम तीर्थयात्री कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पे आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री का शियन काफ़ी प्रसिद्ध है। अब देखिए, भारत में जो है चीनी यात्री आखिर क्यों आते थे? तो भी बौद्ध धर्म के ज्ञान प्राप्ति के लिए आते थे, बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए आते थे, ठीक है। वह करीब जो है 1600 साल पहले आया। श्वेन त्सांग जो है 1400 साल पहले भारत आया और उसने करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। तो ये जो है यात्री का नाम है और चाइनीज लोग हैं तो इनका नाम ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे स्वेन जो है, स्वेंग त्सांग की बात की जा रही है, 1400 साल पहले आए। और इसके बाद जो है बहुत जो है करीब अगर बात करें तो उसी के करीब में 50 साल बाद जो है इत्सिंग आया। वो सब जो है बुद्ध अध्याय 7 में जीवन से जुड़ी जगहों के प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। देखिए, आज के जैसा पहले व्यवस्था नहीं होता था, ट्रांसपोर्टेशन, रोड, सड़कें, इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, तो उस समय यात्रा जो है कठिन था। समुद्री मार्ग से कुछ लोग आया करते थे, कुछ लोग निकलते थे पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग से, समुद्र में ही रह जाया करते थे। चूँकि जो है लोगों को जो है उतना दिशा का ज्ञान नहीं था, कुछ लोग भटक जाते थे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ से जो है इसके लिए निकले, ठीक है, ये पूरा समुद्र है, आपको पता ही नहीं है इसका रास्ता, तो आप जाने के लिए यहाँ निकले हैं, आप चले गए इधर, ठीक है। तो ये सब हुआ करता था, ठीक है। दिशा सूचक यंत्र नहीं हुआ करता था उस समय, बहुत सारी डिफिकल्टियाँ थी पहले। कोई इंजन, स्टीम इंजन वाली नावें नहीं हुआ करती थी कि जिस डायरेक्शन में आप चाहे उस डायरेक्शन में मूव करें, तो काफ़ी कठिनाइयाँ हुआ करती थी। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। चलिए आगे देखते हैं। लेक्चर जिनको भी स्लो लग रहा होगा वो लोग जो है लेक्चर को फास्ट करके सुन सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे तथ्य जो है कुछ छोटे छोटे तथ्य हैं, बट हम बिल्कुल मॉडरेट स्पीड में रहेंगे ताकि जो पहली बार हिस्ट्री को देख रहा है उनको भी कोई परेशानी ना हो। बाकी जो रिवीजन पर्पज से देख रहे हैं वो स्पीड को फास्ट कर लेंगे, यूट्यूब आपको ऑप्शन देता ही है। आगे देखिए, फा शियन चीन वापस कैसे लौटा। देखिए, फा शियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। बंगाल से यात्रा शुरू हुआ, वह व्यापारी के एक जहाज पे चढ़ा। मुश्किल से वह 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उनमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने में कोशिश करने में लग गए। फासियान ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया और अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंततः 13 दिन के बाद आंधी रुकी और उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया। अब आप कल्पना कर सकते हैं, आप थोड़ा कल्पना करें उस समय की यात्रा कैसी रही होगी। ये बंगाल से निकलते हैं और कुछ व्यापारियों का जो जत्था है उसी में जाके बैठ जाते हैं और समुद्र में जाते ही क्या आ जाता है, आपको तूफान आ जाता है, ठीक है।
13 दिन तूफान रहता है, उसके बाद तूफान थमा, फिर यात्रा आगे बढ़ी। देखिए वो कैसे वर्णन करते हैं। समुद्र असीम है, इसका कोई अंत ही नहीं है, इसके सीमा का कोई अंत नहीं है। सूर्य, चांद और तारों की गति को देखें, बिना यह पता लगा पाना संभव है कि पूरब किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा के रुख में ले जाने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। तो ये उनका स्टेटमेंट है। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से ज़्यादा लगे। वहाँ वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वो चीन पहुंचा। आप सोच सकते हैं, बंगाल से निकले और 90 दिन बाद वो जावा पहुंच रहे हैं, इसके बाद वो चीन पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो कितनी यात्रा जो है डिफिकल्ट हुआ करती थी, आप सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए। ऐसे भी आपको पता है कि मान लीजिए आपको समुद्र में बीचों बीच छोड़ दिया जाए और आप सूरज, चांद या तारे को नहीं देख पा रहे हैं, तो आप डायरेक्शन को बता पाना आपके लिए कठिन नहीं है। अब आपके पास कोई दिशा सूचक यंत्र ना हो, आज तो सबके पास जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वजह से आपके पास क्या होता है, आज गूगल जो है मैप होता है और उस मैप को देख के आप कहीं से कहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो कहानी जितनी आसान अभी दिख रही है, पहले वैसा नहीं थी। चलिए आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं यात्रा कितना कठिन होता था। फासियान के द्वारा तय किए गए रास्ता को ढूंढो। आखिर फासियान जो है बंगाल से कैसे चाइना पहुंचा होगा। ठीक है, मैप को देख के आप एक बार कोशिश करेंगे। बताओ कि फासियान अपनी पांडुलिपियों और मूर्तियों को क्यों नहीं फेंकना चाहता था। अब देखिए, जो उद्देश्य से यहाँ भारत आए थे वो लोग, उन्हीं को ये कैसे फेंक सकते थे। ठीक है, तो वो उसको क्यों नहीं फेंकना चाहता है, आपको लिखना है, सोचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वेन तसांग भूमार्ग से, ये भूमि मार्ग की बात हो रही है, चीन वापस लौटा था। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से ज्यादा पांडुलिपि एकत्र की थी। तो जो स्वेन तेसांग था वो आपको उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से होकर गया और ये भूमार्ग से गया, जल मार्ग से नहीं, भूमार्ग से। और वे जो है सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध की मूर्तियां और 600 से अधिक ज्यादा पांडुलिपि भी एकत्र करके गया यहाँ से। इन्हें वह 20 घोड़े पे लाद कर ले गया, सोच सकते हैं। पर इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन का काफी हिस्सा उसने बची हुई, ध्यान देंगे, अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने, ध्यान देंगे यहाँ पे, तो 50 पांडुलिपियां जो है उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव पलट गई। और अपने जीवन के जो है बाकी हिस्सा, जो भी बचे हुए हिस्सा था, उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिए। तो संस्कृत से, चूंकि संस्कृत में यहाँ पे वो लेख थे, तो उसका अनुवाद वो चीनी में किया। आगे देखते हैं। चलिए नालंदा के बारे में थोड़ा देखते हैं। शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था, बौद्ध धर्म का एक केंद्र था, बौद्ध धर्म शिक्षा के लिए। देखिए, श्वेन तसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र जो है नालंदा, बिहार में अध्ययन किया और उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि से सबसे आगे हैं। वो लोग बता रहे हैं, बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ का नियम काफी सख्त है, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे को मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुक, जो भी नए आगंतुक होते हैं, पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न उससे पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती थी जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते थे। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे। तो आप सोच सकते हैं उस समय स्थिति क्या रही होगी नालंदा विश्वविद्यालय की। ठीक है, तो नालंदा जो है बौद्ध धर्म का जो है एक शिक्षा केंद्र हुआ करता था और आपको बताया जा रहा है कि उस समय जो है योग्य शिक्षक होते थे। ठीक है, और काफ़ी नियम वहाँ सख्त हुआ करता था। जो द्वारपाल हुआ करता था, यानी यही आपका इंटरव्यू लेता था, सबसे पहले आपका साक्षात्कार लेता था। यदि आप उत्तर दे पाते तो आपको अंदर जाने दिया जाता था, नहीं तो नहीं जाने दिया जाता था।
ठीक है। तो उस समय कोई इंट्रेंस एग्जाम जो है, इंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ करता था। आज जैसे होता है कि आप जो है पहले एग्जाम लिखेंगे, फिर आप कॉलेज में जाएंगे, तो आपके लिए यही टेस्ट था, द्वारपाल का टेस्ट। ठीक है। तो आप सोच सकते हैं द्वारपाल की क्या स्थिति रही होगी। ठीक है। द्वारपाल किस स्तर का जो है उसका बुद्धिमत्ता का स्तर रहा होगा कि 7-8 लोग जो है सही उत्तर नहीं दे पाते थे, यानी 10 में से 7-8 लोग जो है रिजेक्ट हो जाया करते थे। चलिए, तो ये वर्णन है आपको श्वेन तसांग का। श्वेन तसांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था, कारण बताइए। ठीक है। आखिर क्यों आया था भारत वो। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, डिफरेंट टॉपिक एक है, भक्ति की शुरुआत कैसे हुई है, तो देखते हैं। चलिए, भक्ति की शुरुआत इन्हीं दिनों देवी देवताओं का पूजा का भी चलन शुरू हो गया। बाद में हिंदू धर्म में यह प्रमुख जो है पहचान बन गई। आज तो आपको पता ही है आज की स्थिति। इनमें से शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल है। देखिए, इनिशियल टाइम पीरियड में हम यदि वेदों की बात करें, वैदिक टाइम पीरियड, तो उस समय पूजा वगैरह नहीं हुआ करता था। ठीक है। ये सब बाद में आया है। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता को के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता था। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वो धनी हो या गरीब हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष हो। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता में की गई है। भागवत गीता महाभारत के अध्याय 12 में हम लोग देखेंगे, एक हिस्सा है उसका। देखिए, भागवत गीता जो है क्या है, महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाए बताइए भक्ति क्या है। ठीक है। ये भक्ति परंपरा कैसे शुरू हुई। ठीक है। तो किसी भी देवी या देवता के प्रति जो आप श्रद्धा रखते हैं, किसी व्यक्ति के प्रति आप श्रद्धा रखते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, आप उस व्यक्ति या देवी देवता के प्रति जो है आप उनके भक्त हैं। ठीक है। देखिए, तो पूजा की शुरुआत जो है कैसे कैसे हो रही है। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पे जोर देते थे। अब जो है धर्म में काफ़ी आडंबर भी आ गया था। ठीक है। आप यज्ञ करें, आपका ये अच्छा हो जाएगा। ठीक है। आप 500 ब्राह्मणों को जो है भूमि दान करें। ठीक है। गौ दान करें। तो काफ़ी सारा आडंबर भी आगे चल के आ गया था। देखिए, भक्ति मार्ग अपनाने वाले का यह मानना था कि अगर अपने आराध्य देवी या देवताओं की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहते हैं। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी रूप में भी। जैसे जैसे इनके विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं को एक से बढ़कर एक जो है खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। इन देखिए, थॉट क्या है सिंपल सा, कि थॉट ये है कि भक्त जो है जिस रूप में अपने आराध्य देवी या देवता को देखना चाहता है वो इसी रूप में प्रकट होंगे। तो इस तरह से इस थॉट के रेफरेंस पॉइंट जो है रेफरेंस रखते हुए समाज में क्या होने लगा, इसको स्वीकृति मिली, लोग अपनाने लगे। अब आपको पता है आज पेड़ के भी बहुत सारे पेड़ का हम लोग पूजा करते हैं। ठीक है। तो जगह जगह जो है, अब जहाँ भी आपका आस्था है, ठीक है, उसी रूप में आपको भगवान दिखेंगे, ये थॉट है यहाँ पे। तो उसी के रिस्पेक्ट में अब जो है कलाकार लोग क्या करने लगे, मूर्ति भी बनाने लगे, और देवी देवताओं के एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्ति तैयार किया गया। चलिए, ये वराह के रूप में विष्णु है। एरन मध्य प्रदेश के एक शानदार मूर्ति विष्णु वराह के रूप में है। पुराणों के अनुसार जो है जल में डूबी, देखेंगे तो पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह के रूप में धारण किया था, वराह अवतार लिया था। और यहाँ जो है पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। तो एक आपको एक यहाँ पे आपको मूर्ति दिखाया गया है, एक आपको इमेज दिखाया गया है। ठीक है। अब देखिए, ये पुराणों में आपको बताया गया है। ठीक है। तो पुराण में सबसे पुरान जो है पुराण जो है मत्स्य पुराण है। आखिर हम लोग पुराणों के बारे में देखेंगे खैर। चलिए, एक ये मूर्ति को आप देखें, यहाँ पे बराह अवतार में विष्णु आपको दिख रहे हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे देखते हैं। देखें, अब देखते हैं हम लोग भक्ति के बारे में थोड़ा। देखिए, भक्ति भज शब्द से बना है। भक्ति जो किससे बना है? भज से, जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी होना। इसका अर्थ है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ ये भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवताओं के भक्त का हिस्सेदार होते हैं। देखिए, भक्ति का मतलब है यहाँ विभाजित होना, हिस्सेदारी होना। तो आपको यही बताया जा रहा है कि भगवान और भक्त के बीच परस्पर क्या होता है? संबंध होता है। ठीक है, जो अपने ईश्वर और सुखों को भक्तों के साथ बांटता है, विभाजित करता है, ये मानना है। ठीक है, तो भक्ति का आप मीनिंग समझ गए होंगे। आगे देखें, एक भक्त के द्वारा लिखी गई एक कविता है। अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यही बताते हैं कि धन, ध्यान देंगे, ऐश्वर्य, ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती है। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अपार द्वारा तमिल में लिखी गई एक कविता का यह अंश है। अपार एक वेलाल था। देखेंगे, नष्ट होते हैं अंगों वाले कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं, तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर के समान हैं। तो ये जो है अपार का जो है, यहाँ पे देखेंगे तमिल साहित्य है जिसमें अपार के द्वारा ये लिखा गया है कि ब्राह्मणों की नज़र में भी निचली जाति वाले कोई व्यक्ति हैं। ठीक है, कूड़ा करकट बटोरने वाला कोई जीविका चलाने वाला भी इंसान है। अगर ये लोग भी जो है यदि शिव के दास बन जाते हैं तो हम क्या करेंगे? उनकी आराधना करेंगे, यानी हम उनका पूजा करेंगे। ये उनका स्टेटमेंट था। चलिए, तो आराधना की बात यहाँ पे कही गई थी। आगे देखें, कवि सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति में किसको ज़्यादा महत्व देते हैं? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये जो कवि हैं ये सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति में किसको ज़्यादा महत्व देते हैं? आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पे इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते थे। अध्याय 12 में तुम इन मंदिर के बारे में पढ़ोगी। भक्ति परंपरा में चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। तो देखिए, बेसिकली क्या कहानी है कि देवी देवता जो है विशेष सम्मान इनको मिलता था और इसीलिए विशेष जगह इनकी मूर्तियों को रखा जाता था और उस स्थान को जो है हम मंदिर कहते हैं। मंदिर के बारे में आगे देखेंगे। भक्ति परंपरा में जो है चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। आगे देखते हैं, हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है और यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूरब में रहते थे। तो अरबी लोग जो है, कहानी ये है कि देखिए, अरबी लोग जो है स को जो है ह बोला करते थे, तो सिंधु को क्या बोलने लगे? वो हिंदू बोलने लगे। ठीक है, तो सिंधु के पूरब में जो रहते थे, यही शब्द उनको धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं में प्रयुक्त होता था। ठीक है, तो ये कहानी है छोटी सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, आपका ये चैप्टर जो है फिनिश हुआ। एक यहाँ पे अन्यत्र जानकारी है, उसको देख लेते हैं। करीब देखिए 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ था। ठीक है, कब? 2000 साल पहले। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था। बेथलेहम में हुआ था ईसा मसीह का जन्म, जो उसी समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने, ये देखिए, आपको ईसा मसीह के बारे में, ईसाई धर्म के बारे में बताया जा रहा है कि 2000 साल पहले पश्चिमी एशियाई में इसका उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म जो है बेथलेहम में हुआ। उस समय रोमन साम्राज्य का ये हिस्सा हुआ करता था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया था। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह के दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर एक व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी है। यहाँ इसका एक अंश दिया हुआ है। धन्य है वो लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं। धन्य है वो लोग जो
देखिए क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये बाइबल का स्टेटमेंट है कि धन्य है वो लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होगी। जो दयालु हैं वो धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वो दिल से पवित्र हैं, धन्य है वो जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य है वो जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ये स्टेटमेंट है। आगे देखें, ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए, ठीक है, और धीरे धीरे आप देखेंगे तो ये पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गया। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पे पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए थे। तो ये धर्म जो है फैल गया। देखिए पता लगा है कि किस रास्ते ईसाई धर्म के प्रचार भारत आए होंगे। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः ये पश्चिम एशिया से आए थे। वो विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक हैं। अब आपके लिए प्रश्न है, तुम्हारे पास कोई पांडुलिपि है जो चीनी जो है तीर्थयात्री अपने साथ ले जाना चाहता है, बताए उसके आप बातचीत करेंगे। देखिए इसमें हम लोग टर्म क्या क्या देखें, तो यहाँ पे व्यापारी हम लोग देखें, मुएदार, रास्ता या मार्ग, रेशम, कुषाण, मयान, महायान है ये, थेरवाद, तीर्थयात्री, भक्ति। तो ये क्या होता है आपको पता चल ही गया होगा। ये जोड़े आपको बनाना है यहाँ पे, तो आप बना सकते हैं, ठीक है। आपके लिए जो है होमवर्क रहा छोटा सा। बाकी जो एक क्वेश्चन आपको करना है देखिए, और सारे क्वेश्चन का आप आंसर बिल्कुल इजीली कर लेंगे, ठीक है। ये 2 नंबर क्वेश्चन आप लिखेंगे, ठीक है, कि राजा जो है सिल्क रूट पे अपना नियंत्रण क्यों कायम करना चाहते थे, ठीक है। आपके लिए होमवर्क रहा। व्यापार तथा व्यापारिक रास्तों में जाने के लिए इतिहासकार किन किन साक्ष्यों का उपयोग करते होंगे। भक्ति की प्रमुख विशेषता क्या थी, ये लिखना है आपको। चीनी जो तीर्थयात्री भारत क्यों आए थे, ये भी आपको लिखना है। साधारण लोगों का भक्ति के प्रति आकर्षित होने का कौन सा कारण था। तो ये सब जो है 2, 3, 4, 5 और 6 आप प्रश्न लिखेंगे। कुछ टर्म है यहाँ पे, इसको देख लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर को एंड करते हैं। देखें तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, रेशम बनाने का कला की खोज जो है 7000 साल पहले हम लोग देखा थे कि चीन में हुआ था। चोल, चेर तथा पांडे लगभग 23,000 साल पहले, 2300 साल पहले इनका उदय हुआ था। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग, लगभग 2000 साल पहले ऐसी घटना हुई। कुषाण शासन कनिष्क जो है काफ़ी जो है योग्य शासक थे उसके। फासियान भारत का आगमन किए थे, ये चीन से आए थे। श्वेन तेसांग की भारत यात्रा, अपार अपार की शिव स्तुति की रचना, ये लगभग जो है 1400 साल पहले हुआ है। तो ये सब फैक्ट था। तो हम लोग चैप्टर देखें, ठीक है। इसमें भक्ति क्या है, आखिर यात्रा में क्या कठिनाई होता है, ठीक है। चीनी यात्री यहाँ पे क्यों है, सारी बातों को हमको जानकारी मिला, ठीक है। रेशम मार्ग क्या है, ठीक है। रेशम मार्ग को एक बार आप मैप पे देखेंगे, ठीक है। आप रेशम मार्ग सर्च करके भी देख सकते हैं गूगल में, जैसे ही आप सर्च करेंगे, ठीक है, आपको जो है रेशम मार्ग दिख जाएगा। तो ये सब आप काम करेंगे, प्रश्न लिखेंगे, ठीक है। इस यूनिट में हम लोग इतना ही रखेंगे। बाकी जो है लेक्चर को आप अधिक से अधिक लोग तक पहुंचाएं, जो भी पढ़ने वाले लोग हैं उन तक पहुंचाएं। आपका कोई यदि कोई भी क्वेरी हो आपका, तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए, तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।